नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सीबीएसई एग्ज़ाम को लेकर जिस तरह के आरोप लगे, जिस तरह की गड़बड़ियाँ आई, उसके बाद सरकार ने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए सीबीएसई के चेयरमैन और जो सेक्रेटरी हैं, उनका तबादला कर दिया गया। लेकिन इसके साथ में जो बड़े सवाल हैं कि जो उठाए गए हैं, जिस तरह से व्हिसल ब्लोअर और एक छात्र ने उठाए कि किस तरह से कंपनी का जो पुराना डिफ़ॉल्ट एक तरह से एक्सपीरियंस था, उसको कैसे नज़रअंदाज करते हुए ये कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड किया गया। साथ ही इंडियन एक्सप्रेस की जो नई रिपोर्ट आई है, स्टोरी आई है, उसके हिसाब से जो सीबीएसई ने जनवरी के महीने में टेस्ट रन किया था इस ओएसएम टेक्नोलॉजी का, जिसमें कई सारी खामियां पाई गई थी, ग्लिचेस पाए गए थे और कमिटी ने ये भी कहा था कि इसके 1 साल तक इसका टेस्ट रन होना चाहिए और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन फरवरी के महीने में एग्ज़ाम शुरू हो गया और इसमें तमाम तरह की गड़बड़ियां पाई गई, जिसका नतीजा है कि आज की तारीख में लाखों छात्र जो हैं, वो अपने भविष्य को लेकर जूझ रहे हैं। जो बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, वो ऑलरेडी डिले हो चुके हैं क्योंकि सीबीएसई के एग्ज़ाम के पैटर्न और नतीजों से जो रिज़ल्ट आया है, उसमें वो अप्लाई नहीं कर सकते। जो छात्र जेईई में अप्लाई करना चाहते थे, उनका कम मार्क्स आने की वजह से अप्लाई अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ढेर सारी उनके भविष्य पे दाँव लग गया है। इस मुद्दे को समझते हैं, हमारे साथ 3 मेहमान हैं आज के कार्यक्रम में। प्रोफ़ेसर अनीता रामपाल जो फॉर्मर डीन रही हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एजुकेशन डिपार्टमेंट की, वो जुड़ रही हैं। साथ ही संदीप कालिया जो एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षा व्यवस्था से कोचिंग यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और सुनील शुक्ला जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं अनीता जी आपसे। जब इस तरह की खामियाँ जो आप भी बता रही हैं कि सीबीएसई ने जो 5 स्कूलों में टेस्ट रन किया था, जिसमें से कई सारे सरकारी स्कूल थे, प्राइवेट स्कूल थे, उनके टीचर्स थे, सबने ये बातें उठाई कि इसमें ग्लिचेज हैं, इसमें नंबर्स घट रहे हैं, जो आंसर शीट है और जवाब है वो मैच नहीं खा रहे हैं। उसके बाद भी क्या ऐसी मजबूरी थी कि उन रिकमेंडेशन के बाद भी टेस्ट रन करने की अनुशंसा की 1 साल उसको किया जाना चाहिए, लेकिन सीबीएसई ने इसको उसी फरवरी के महीने में इम्प्लीमेंट कर दिया। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी खामियां जिन पे ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए था, जो सीबीएसई ने इग्नोर किया, जो इस व्हिसल ब्लोअर छात्र ने उठाया है? जी ये ऑनलाइन ऑन स्क्रीन मार्किंग होनी ही नहीं चाहिए। ये कोई मार्किंग का तरीका सही नहीं है। आज कल ही जब मैं इस चीज पे बात कर ही रही थी, मैंने कल भी कंफर्म किया है कई देशों से जो हमारे कॉलीग्स हैं, जो लोग फैकल्टी वहां काम कर रही है, वो लोग नहीं, जिनके पास पर्याप्त टेक्नोलॉजी है वो भी इसका इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो सुन के भी हैरान है। कनाडा हो, सिंगापुर हो, नॉर्वे हो, न्यूजीलैंड हो, कई देश हैं। क्योंकि इस तरह से किसी का मूल्यांकन, किसी का आकलन हो ही नहीं सकता, होना नहीं चाहिए। सिर्फ स्टूडेंट्स को उनकी जो कॉपी है प्रश्न उसका एक उसकी लिपि देने, मतलब उसकी प्रतिलिपि देने के लिए एक पीडीएफ दिया जाता है, दे देना चाहिए, दे सकते हैं। वो अच्छा है कि उनके हाथ में हो कि क्या मार्क हुआ है और फिर वो चेक करे जब वो रीवैल्यूएशन के लिए मांग करे। पर ये तरीका गलत है और सीबीएसई ने जानबूझ के, आप देख रहे हैं, टेंडर से लेके पायलटिंग, ये केवल दिखावा है। टेंडर तो बहुत खतरनाक है। और मैं उसी स्टूडेंट के साथ कल भी एक पैनल में थी, निसर्ग के साथ थी, जिसने कहा ये पोर्टल कितना खराब था, उसके साथ पैनल में थी कि ये दोनों नौजवानों ने किस तरह से इस चीज का खुलासा किया है। और उन्होंने कहा है कि हम हैरान है, हम तो इनिशियल हैकर है और ये तो बिल्कुल ओपन पोर्टल था। वो खुद भी उसको खोल के कुछ भी नंबर, उसने कहा मैंने देखा ये टीचर किस स्कूल में काम करता है, और फिर उनपे अटैक हो रहे, उनको सीबीएसई डिनाई कर रहा है। जो पूरा रवैया है ये बहुत अनएकेडमिक है, ये बहुत खतरनाक है। और जब अनीता जी जब अगर इन सीबीएसई वालों की ही बात मान लें कि जब जनवरी में इसका टेस्ट रन हुआ और उसमें जो 5 स्कूल, हालांकि 5 स्कूल भी बहुत कम नंबर्स थे कि 5 स्कूल के में आपने उनको उस प्रोसेस में शामिल करके इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर दिया, लेकिन तब भी 5 स्कूलों के जो लोग थे, जो शामिल थे इस सेशन में, उन सब ने आपत्तियां दर्ज की। उन्होंने कहा कि इसका साल भर ट्रायल होना चाहिए। तो ऐसी सीबीएसई की क्या आपाधापी थी या क्या दबाव था सीबीएसई के ऊपर, चेयरमैन के ऊपर, सरकार के मंत्री के ऊपर? क्या कहीं और से दबाव था कि इनको कॉन्ट्रैक्ट देना है और 300 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अवॉर्ड करने की ऐसी क्या जल्दबाजी थी?
जी, बिल्कुल, देखने में यही लग रहा है क्योंकि जिन टीचर्स से भी जिन्होंने मार्किंग की है, उनसे मैंने बात की थी कई कई हमारे ही स्टूडेंट्स थे जो अब टीचर्स हैं, बहुत बहुत अनुभवी टीचर्स हैं और उन सब ने ये कहा था कि अभी भी जब 2017 में भी शायद इन्होंने किया था, तब भी फेल हुआ था। अब फिर किया 5 स्कूलों में टीचर्स ने कहा ये इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो ये एक औपचारिकता है, एक फ़ॉर्मेलिटी दिखाने के लिए कि हमने पायलट किया। पायलट का मतलब ये नहीं होता है। बहुत अब स्पष्ट हो गया है, हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, करीबी से क्या-क्या चीज़ें निकल रही हैं कि ये केवल एक वो फर्म है, पहले तो केवल एक टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी से मोह मोह है, एक टेक्नोलॉजी का मोह हो जाता है। हम कहते हैं हमारा स्केल बहुत है इसलिए टेक्नोलॉजी चाहिए। मैंने कल ही स्पष्ट किया है कि बड़े-बड़े टेक्नोलॉजी वाले देश कहते हैं हम इस तरह से नहीं करते हैं। वो केवल शायद आईबी स्कूल जो लोग एक ब्रांड दिखाना चाहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, वो करते हैं। सिंगापुर के टीचर्स ने मुझे ये कहा है, कहते हैं हम तो पढ़ते हैं, टीचर्स पढ़ते हैं और फिर हमारी मार्किंग के बाद 2 और टीचर्स पढ़ते हैं। तो ये जब इस तरह के देश जो कि अपने बच्चों को रिस्पेक्ट करते हैं, अपने बच्चों की जो सीख रहे हैं उसको और ज्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं, उनकी लर्निंग की गहराई तक जाना चाहते हैं, अगर वो देश हमें ये बता रहे हैं तो ये फिर हम तो जो है हमने बच्चों के साथ पूरा एक छलावा किया है। संदीप कालिया जी, आपको क्या लगता है कि मोटिव इसके पीछे क्या नजर आता है? इस तरह की अफरा-तफरी में, इस तरह के मैं दबाव थोड़ा में सा जो इसको अलाउ किया गया, तमाम कंसर्न के बाद भी, क्या आपको लगता है सिर्फ हम ये दिखाना चाहते थे कि हम इतने बड़े स्केल पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन को वहां से हटा सकते हैं, या फिर प्राइमा फेसी ये जो केस बनता है चेयरमैन और सेक्रेटरी को हटाने से ज्यादा, ये तो एक तरह की करप्शन का, बड़े भारी करप्शन का केस दिख रहा है कि जिसमें कि आप सिर्फ टेक्निकल ग्लिच की का मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो यहाँ पे है कि किस तरह से नियमों को बाईपास करके किसी पर्टिकुलर कंपनी को फेवर करने के लिए उसको अवार्ड दिया गया। मैं भी फिर इस पे थोड़ा ब्लंट रहूंगा कि जैसे सीबीएसई का स्थापना इसलिए हुई थी कि जो हमारी बहुत मतलब अलग अलग हमारी विविधता है भारत में, उसको एक लाने में। पर मेरे को तो यह लगता है कि अभी एकता सिर्फ अनिश्चितता में लाई गई है, क्योंकि बच्चों के सर करियर्स में, उनकी सोच में, मानसिक संतुलन में एक अनिश्चितता आ गई। इतना बड़ा लेवल हमने कभी पहले नहीं देखा था। एंड इट्स अ क्लियर केस ऑफ फेवरेटिज्म and showing that sir, going digital is not everything. Look to the Finland, look to Sweden. They're turning on to old school type of traditional classrooms. They're not using their smart boards no more in the classrooms. So science में तरक्की अच्छी चीज है, हमें प्रोग्रेस के साथ चलना भी चाहिए, बट हमें जब दिखे कोई चीज नहीं पर्याप्त है तो हमें उससे पीछे भी हटना चाहिए, बिकॉज our future of our students, our young generation is at stake. और हम बोलते हैं कि we are the youngest population in the world. This is the resource. We don't have much of gold. We don't have much of diamonds. We have only this young generation as a resource. अगर हम इसी को अच्छे से inculcate करके इनके साथ आगे नहीं चल सकते तो हम देश को आगे कैसे लेके जाएंगे? It's a pure case of favoritism. अब जैसे देखिए सर, ये जो कंपनी थी पहले earlier known as Contempt Edutech, which was formerly known as Globrena, हम कब 100 रुपए का लोन भी लेने जाते हैं, इट्स ऑलवेज रिफ्लेक्टेड इन द सिविल। हमारी पुरानी हिस्ट्री, 20-20 साल पुरानी हिस्ट्री सामने आ जाती है कि हमने कहाँ पे फॉर्जरी की है, कहाँ पे लोन पे नहीं किया। एवरीथिंग कम्स बिकॉज डिजिटल वर्ल्ड है। तो आई एम सो सरप्राइज्ड हाउ दिस, और इस कंपनी का सीईओ भी चेंज नहीं हुआ था, जस्ट द नेम चेंज। उनको अपना क्वालिटी चेक नहीं कर पाए थे कि वही कंपनी है जिन्होंने दे वर द सोर्स ऑफ हैवक इन तेलंगाना। कितने बच्चों ने सुसाइड किया था, उसके बाद इन्होंने क्या स्टेप्स लिया? पहली बात तो when such company is coming for a tender, it should have been blacklisted straight away, क्योंकि इनका पास्ट रिकॉर्ड ही बहुत अच्छा नहीं था। अच्छा क्या, कुछ भी अच्छा नहीं था। और उसके बाद इतने हबड़ तबड़ में they had just I don't know what pressure was from the government, from the administration, कि उनको टेंडर करके दिया और in a very short span of time। पर बात ये है कि बच्चों का सर, एक बच्चा जब 10वीं 12वीं क्लास तक आता है, उसके कितने लोगों का योगदान होता है, पेरेंट्स का, कम्युनिटी का, फैमिली का, टीचर्स का। वो उसको बड़ा करके 10वीं 12वीं तक की स्टेज पे लाता है
और हमारी कंट्री में एक हाइप भी बहुत है, इफ यू डोंट हैव गुड मार्क्स देन अ लाइफ इज फिनिश्ड, वी नीड टू हैव दिस 90s एंड देन, ये भी हाइप हमारी कंट्री में क्रिएट किया है एंड सीबीएसई इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर दैट। बिकॉज इसका सर मैं एक छोटा सा केस स्टडी बताऊंगा, आई हैव बीन हेड एग्जामिनर मल्टीपल ऑफ टाइम्स, हमें बार बार कॉल्स आते हैं आरओ से और एडमिनिस्ट्रेटर से, सर जिनके 95 है उनको 99 पे लाइए, जिनके 80 है उनको 85 पे लाइए, क्यों? तो दे आर क्रिएटिंग अ हाइप। हाँ, हमारे जो रीजन है, हमारे रीजन का रिजल्ट इतना है, हु आर दे गोइंग टू शो इट टू? अरे जो बच्चों का रियल कैलिबर है, लेट देम कम, उनको कॉम्पिटिटिवनेस का पता होना चाहिए। आज फैक्ट ये है कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे दे आर एक्सपेक्टिंग 60% एंड दे गेट 80%, सम आर एक्सपेक्टिंग 90%। मैं इस ओएसएम वाली चीज से अलग कह रहा हूं, क्योंकि ये मैनिपुलेशन बहुत होता है। एक तो मैनिपुलेशन, मैनुअल मैनिपुलेशन होता है, और इस बार तो सर बिल्कुल इस सिस्टम ही पूरा टम्बल डाउन हो गया, लाइक पैक ऑफ कार्ड्स, कि एवरीथिंग वेंट फॉर टॉस एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स वेरी। और दूसरी बात, अगर देखें, एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सिर्फ चेयरमैन को, सेक्रेटरी को सैक करके नहीं होगा, बिकॉज दे टू वर नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबल पीपल। आई डोंट थिंक सो कि इन्हीं का सारा कुछ से था, दे आर जस्ट द स्केपगोट्स। बात तो बहुत बड़ी है, इट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, एंड दे नीड टू टेक रियल थिंग एंड रियल अकाउंटेबिलिटी, और आगे फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो, दे नीड टू टेक वेरी स्ट्रिंजेंट एक्शंस एंड स्ट्रिंजेंट स्टेप्स। और एक कोड होना चाहिए कि व्हेन, जैसे कहा कि पायलट प्रोजेक्ट भी ढंग से नहीं वो फॉलो किया गया। हम छोटी छोटी चीज में देखते हैं पायलट प्रोजेक्ट कहीं बस एक साल चलता है, तो दे नीड टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स, एसओपीज होना चाहिए। आई थिंक the administration or the government, they completely failed in this. बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, जब ये 2019 में तेलंगाना में इस कंपनी ने अपने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था, उसके बाद जब वहां पर भी इस तरह का एक भारी गुफक हुआ, 18 छात्रों ने सुसाइड किया, सरकार ने कमेटी बनाई, उस कमेटी ने कहा कि ये जो सॉफ्टवेयर था जिसका कि इस कंपनी ने इस्तेमाल किया, वो अनटेस्टेड, अनसर्टिफाइड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद भी सीबीएसई ने उस अनटेस्टेड, अनसर्टिफाइड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। धन्यवाद अनिमेश जी, सवाल तो यही है ना। और दूसरी चीज, इससे पहले कि मैं बातें करना चाहता हूं कि जिन भी दुनिया के कुछ ऐसे लार्ज स्केल परीक्षा कराने वाली संस्थाएं हैं जिन्होंने ऑन स्क्रीन मार्किंग का सिस्टम अपनाया, लेकिन कब अपनाया? वन फाइन मॉर्निंग आपने कर दिया कि नहीं आप ऑन स्क्रीन मार्किंग करेंगे? आपने इस देश में सीबीएसई जैसी बड़ी संस्था में, तेलंगाना एक छोटा सा राज्य, वहां इतनी गड़बड़ी हो गई। सीबीएसई तो बहुत बड़ी संस्था है। जिस एग्जामिनेशन की बात हो रही है, इसमें 18 लाख विद्यार्थी बैठे हैं। 18 लाख की संख्या क्या होती है? कोई सामान्य संख्या है वो? आपने इस प्रोजेक्ट को लागू करने के पहले कोई विद्वानों की, जानकारों की, तकनीकी विशेषज्ञों की कोई समिति आपने बनाई कि सीबीएसई के लिए हम लागू करेंगे? जो परीक्षक हैं उनको आप इन परीक्षकों के लिए भी एक ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। जब कंप्यूटर आया था, मेरे जैसे आदमी को ईमेल करने नहीं आता था, मैं ईमेल नहीं कर सकता था उस समय। मुझे अपने बच्चे से पूछना पड़ा, अपने मित्रों से पूछना पड़ा कि ईमेल क्या होता है भाई। हमने भी जानकारी प्राप्त की, और आप अचानक जो शिक्षक क्या कल 25-32 साल के लड़के हैं, उनकी भी एक उम्र है, उनको आपने कोई ट्रेनिंग नहीं दिया। आपने इंश्योर किया कि जो तकनीकी आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं आप पूरी करेंगे, वो पूरी हो जाएंगी। साइबर क्राइम और डेटा मैनेजमेंट का कोई तरीका आपने अपनाया क्या? पब्लिक डोमेन में कोई चीज है ये? प्रौद्योगिकी को अपनाने का मतलब थोड़ा होता है कि आप किसी भी समय कुछ भी अपना लीजिए। बिल्कुल अपनाइए, प्रौद्योगिकी इसीलिए बनी हुई है, लेकिन पूरी सुरक्षा के साथ कीजिए। उसके लिए लोगों को तैयार कीजिए, विद्यार्थियों को तैयार। और अगर आपकी इसका सिस्टम इतना फुल प्रूफ है, आप ये सोचिए कि आप पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए सीबीएसई का, फिजिक्स और मैथ्स में 100 नंबर पाने वालों की संख्या कितनी रह गई इस एग्जामिनेशन में? पिछले 10 साल का रिकॉर्ड आप देख लीजिए क्या है। ऐसा क्यों हो गया? पिछले 10 सालों का सीबीएसई का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, जिसमें रिवैल्यूएशन कराने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी बढ़ गई। 18 लाख में 6 लाख के आसपास विद्यार्थी हैं जो रिवैल्यूएशन करा रहे हैं। 100, 150, 200 से अधिक लोगों की संख्या नहीं आती थी। क्यों हो गया ये? आपके सिस्टम को लेकर के लोगों के मन में इस तरह का विश्वास क्यों पैदा हो गया? गोया कि जो भी स्टेक होल्डर्स थे, शिक्षक, स्कूल्स, परीक्षक, पेपर सेटर्स,
सिस्टम किसी को भी अपने विश्वास में नहीं लिया। और क्यों कर दिया? मैं बिल्कुल असहमत हूं इस बात से कि केवल चेयरमैन और सीबीएसई के सेक्रेटरी ने निर्णय लिया होगा, इसमें सरकार इन्वॉल्व है। यह केवल सेक्रेटरी और चेयरमैन की बुत नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है वो। और आप केवल सेक्रेटरी और चेयरमैन को हटा करके केवल आप आई वाश कर रहे हैं। और आपने चेयरमैन को हटाया क्या? चेयरमैन को हटा करके आपने एडिशनल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर बना दिया। क्या बिगड़ गया उस आदमी का? ये कौन सी सजा है? किस बात के लिए आपने ये गलतियों को आपने कहा कि नहीं आपने गलती की इसलिए आपको पनिशमेंट मिल रहा है? सेक्रेटरी साहब को आपने हटाया, उनके मूल कैडर में भेज दिया। किस तरह का पनिशमेंट है ये? अगर आप ये बताना चाहते हैं कि नहीं नहीं साहब गलती हुई या गड़बड़ियां हुई, इसके लिए इन लोगों को दंडित किया जा रहा है, तो दंडित करने का ही तरीका है। जो भी अब नया चेयरमैन आएगा, जो भी नया सेक्रेटरी आएगा, इनका शिक्षा में परीक्षाओं के आयोजन में इनकी जानकारी कितनी है? आप ऐसे लोगों को क्यों लाते हैं जिनको इस तरह का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं, किसी परीक्षा संचालन की व्यवस्था से ये जुड़े हुए नहीं रहे? आप उनको एक ब्यूरोक्रेट को लेकर के आपने बैठा दिया, एक दूसरे ब्यूरोक्रेट को ला करके आपने सेक्रेटरी बना दिया। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम, सवाल तो ये भी सुन लीजिए कि जिन ब्यूरोक्रेट को हटाया गया है उनको पोस्टिंग भी मिल गई है, तो ये फिर मैंने कहा था अभी, एक मैंने कहा पोस्टिंग, अरे यार निमेश जी पोस्टिंग ही नहीं मिल गई है, वो कोई धर्मार्थ कार्य विभाग में नहीं गए हैं, एग्रीकल्चर के एडिशनल सेक्रेटरी हुए हैं भारत सरकार में। बिल्कुल। और एग्रीकल्चर में अगर आप एडिशनल सेक्रेटरी मिल गए वहीं दिल्ली में, तो किस तरह का पनिशमेंट है ये? क्या कहा आपने जो सेक्रेटरी साहब हैं हिमांशु गुप्ता जी, आपने उनको उनके मूल कैडर में भेज दिया। ठीक है, मूल कैडर में तो काम ही कर रहे थे। सवाल कि जिन लोगों को भी आप ला रहे थे, जिन राहुल सिंह को आप ले आए, राहुल सिंह का कोई रिकॉर्ड था क्या परीक्षा संचालित कराने का, परीक्षाओं के मूल्यांकन कराने का, उत्तर पुस्तिकाओं के निर्धारण करने का, उनके रख रखाव का कोई तरीका था आपके पास? या जो एसएम आपने लागू किया इसके ही कोई आप बहुत बड़े जानकार थे? आपने इस सिस्टम को लागू कितने इसमें इन विद्यार्थियों ने बता दिया कि कितने लूप होल्स हैं कि अगर आप मैंने परंपरागत रूप से जो मूल्यांकन होता है उसकी क्या स्थिति होती है, आपको पता तक नहीं चलता है कि आप कहाँ पे जांच रहे हैं। परीक्षक जो होता है मूल्यांकन करने के बाद वहां से बाहर निकलता है, जब वह मूल्यांकन का कि शीट भर करके दे देता है मुख्य परीक्षक को, कोई उनके ऊपर सिर पर नहीं सवार रहता है। कि आप सोचिए ना कि जो ऑब्जेक्टिव सवाल है उसमें आधा नंबर क्या होता है भाई? हमसे पूछे कोई कि साहब ये जो इस शो के संचालक कौन है, तो या तो गलत नाम बताऊंगा या सही नाम बताऊंगा, मुझे आधा नंबर कैसे मिल सकता है? ये मेरे समझ में नहीं बात आई। ये कौन सा मूल्यांकन का तरीका है? किसने इस पद्धति व्यवस्था की? ऑब्जेक्टिव सवालों में आधे अधूरे नंबर, मतलब 50% नंबर। अरे क्या ये मूल्यांकन कहां से आपने ले आए? तो बड़े सवाल हैं और इन सवालों का जवाब भी सरकार नहीं दे रही। इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी कि गड़बड़ियां सरकार के स्तर पर। मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूं जानने के लिए कि अगर वो जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी, और आपने क्यों दिया आपने भाई? सवाल का जवाब देना पड़ेगा आपको ना, कि आपने जो पहली बार टेंडर लगाया, जारी किया, जो आपने शर्तें लगाई, आपने फिर दूसरे टेंडर में उसको कम क्यों कर दिया? किनके कहने पे किया आपने? तो कौन से कारण थे? आप मैक्सिमम रूप एकदम सुरक्षा की जो सर्वोच्च व्यवस्था थी उसको लागू करने के लिए आप प्रतिबद्ध क्यों नहीं दिखाई पड़े? तीसरा आपने टेंडर निकाला, उसको और कम कर दिया। तो आप परीक्षा मानकों के साथ समझौता करके क्या परीक्षा की शुचिता को व्यवस्थित रख सकते हैं? संभव नहीं है। अगर कोई विद्यार्थी, उसके बाद आप, ये कितनी बड़ी गलती है, सामान्य गलती है ये, कि जो एक विद्यार्थी कह रहा है कि साहब हमको उत्तर पुस्तिका जो डिलीवरी है ही नहीं है। ये एक बच्चे के साथ आप कितना बड़ा मजाक कर रहे हैं। और आज तक सरकार इन बच्चों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज तक उसने किसी ने बात नहीं की कि भाई आपकी नाराजगी जायज है और हम इस गलती को स्वीकार करते हैं और आप ये व्यवस्था कर रहे हैं, ये भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल अनीता जी, चूंकि आप इस फील्ड की एक्सपर्ट हैं, आप इस शिक्षा व्यवस्था से डील रही हैं, जिस तरह की एक बच्चे ने ये सारी गलतियां सामने ला दी, एक बच्चा हैकर बन के सीबीएसई की सारी सॉफ्टवेयर को हैक करके दिखा रहा है कि किस तरह की उसमें व्यवस्था है, किस तरह का वो अनसर्टिफाइड ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर नहीं है। दूसरा बच्चा आपके आरएफ डॉक्यूमेंट को दिखा रहा है कि किस तरह से नियमों को बाईपास करके ये कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड किया गया। भारत पूरी सरकार बैठी हुई है, पूरा सीबीएसई बैठा हुआ है, ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, मंत्री बैठे हुए हैं,
पूरी मीडिया बैठी हुई है, उन सब के समानांतर दो बच्चे ये काम करके दिखा रहे हैं, एक आईना दिखा रहे हैं। और भारत सरकार को इतना भी समय नहीं मिला, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने उस बच्चे को बुलाया कि सरकार को उन बच्चों से कंसल्टेशन करना चाहिए था, समझना चाहिए था कि किस तरह की उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम है। और उससे ज्यादा जब इस कंपनी का पहले भी 20 करोड़ की चीटिंग का कई सारी जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में उसका मामला चल रहा है कोर्ट में इस कंपनी के खिलाफ, उसके बाद भी इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाता है। आपको लगता है कि सिर्फ 2 अधिकारियों को ट्रांसफर करने से, वो भी प्लम पोस्टिंग देने से रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई 18 लाख बच्चों के भविष्य का? बिल्कुल नहीं। पर मैं अब ये, क्योंकि बातें बहुत हो चुकी हैं, मुझे ये कहना है कि सीबीएसई का काम सिर्फ एक इम्तिहान करवाना तक नहीं है, और इसके लिए कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर की ही केवल जरूरत नहीं है। ये एक अकादमिक बॉडी है, ये सबसे बड़ा बोर्ड नहीं है, ये भी एक गलत भ्रम है। स्टेट बोर्ड्स, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सब इससे बड़े बोर्ड्स हैं। तो हम कुछ ज्यादा ही तवज्जो देते हैं सीबीएसई पे, क्योंकि ये सेंटर में है और ये मिनिस्ट्री के अंडर है। पर 30,000 स्कूल, 32,000 स्कूल भी, जितने भी स्कूल हो, इम्तिहान कैसे कराना चाहिए? इम्तिहान, बल्कि सबसे बड़ा सवाल जो हम कई सालों से सामने ला रहे हैं, उठा भी है ये सवाल कि हमें ऐसा स्कूल लीविंग बोर्ड एग्जाम नहीं चाहिए। क्यों चाहिए हमें एक स्कूल लीविंग बोर्ड? मतलब स्कूल में आगे जब बच्चे कहीं जा रहे हैं, स्कूल का ही विकेंद्रित एग्जाम हो तो वो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो ज्यादा अच्छा मूल्यांकन करता है, उसके सवाल अच्छे बनते हैं। और हमारे टीचर्स बहुत ही सक्षम हैं, पर उनको हम मशीनों की तरह कहते हैं कि आधा, 1, 1.5, वो शॉर्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस, उससे आप किसी के समझ की न किसी के एक्सप्रेशन की आप कोई जांच कर सकते हैं। तो हम स्कूल के सिस्टम और उसके जो आप कह रही हैं, स्कूल का जो सिस्टम और एग्जाम है उसको तो हमने खत्म कर दिया। स्कूल में जो नंबर आ रहे हैं उसका सीयूटी अलग से एग्जाम ले रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, फिर स्कूल के एग्जाम का मतलब क्या है? वो भी गलत है, वो भी गलत है। सीयूईटी में देश भर के बच्चे नहीं आ रहे हैं, सिर्फ सीबीएसई के ज्यादा लोग आ रहे हैं। तो और वो भी मल्टीपल चॉइस है। अरे मल्टीपल चॉइस से हम किसका क्या चेक कर लेंगे? हमने मजाक बना दिया है। तो उनकी जो सीखने की प्रक्रिया है उसका मजाक बना दिया, टोटली उसको डिवैल्यू कर दिया है। और बच्चे अब 8वीं से कोचिंग में चले जा रहे हैं और उनकी अटेंडेंस गलत लग रही, प्रॉक्सी अटेंडेंस लग रही, और वो खुद हमको कह रहे हैं कि हमको सिर्फ वही ठूसा जा रहा है, हमको करना पड़ रहा है। हमारे माँ बाप भी सोचते हैं, जमीन बेच के हमको कोचिंग में डाला है। तो ये पूरा एग्जाम सिस्टम जो है, हमको अकादमिक रूप से ऐसा करना चाहिए कि सीखने की प्रक्रिया सक्षम हो, क्रिटिकल थिंकिंग, जितनी चीजें हम कहते हैं, क्रिएटिविटी, वो खत्म है, खत्म। अगर हम इस तरह के इम्तिहान लेते हैं, एक चीज हम सुन लें, सब माँ बाप भी सुन लें, तो इसलिए इस पे ज्यादा जोर नहीं दीजिए कि वो एग्जाम आधा नंबर सही था या नहीं। ये एग्जाम ही ऐसा नहीं सही है। और जो, तभी मैं कह रही हूँ, और देश भी बोर्ड एग्जाम्स बहुत कम लेते हैं, स्टेट्स में लेते हैं, स्कूल लीविंग कहते हैं उसको, कि स्कूल आपने खत्म किया, एक ऐसा इम्तिहान जो बताए कि आपने क्या सीखा है, ये नहीं कि आपने क्या रटा है या आपको बस कितनी जानकारी। हमको जानकारी नहीं चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए, हमें समझ चाहिए, और उसका मूल्यांकन का तरीका भी अलग होता है, उसके सवाल भी अलग होते हैं। तो हमें उसकी ट्रेनिंग चाहिए। टीचर्स की ये ट्रेनिंग नहीं चाहिए कि आपके सामने ही वो पर्चा जो है वो बदल रहा है, आप कैसे उसका मूल्यांकन। मेरे बेस्ट टीचर्स, स्कूल टीचर्स हमारे, वो जानते हैं, वो इतना अच्छा मूल्यांकन करने जाते हैं, वो परेशान है कि ये क्या हमारे सामने सिस्टम रख दिया है। हमारा दिमाग थोड़ी ऐसा। आप कह रही हैं कि पूरी परीक्षा की व्यवस्था और जो एजुकेशन का सिस्टम, उसका हमने मजाक बना दिया है कुल मिला के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सीबीएसई अगर ऐसे हमको कहती है कि अब हम कल से अच्छा कंप्यूटर लाएंगे, अच्छा स्कैन लाएंगे, वो अच्छी शिक्षा नहीं है। आज कह रहे हैं नीट को हम कंप्यूटर बेस्ड कर देंगे, वो अच्छी शिक्षा नहीं है, और ना बच्चे वो करेंगे, क्योंकि वो कोचिंग में ही जाते हैं। जब आप कंप्यूटर की अनिवार्यता कर देते हो तो उसके प्रैक्टिस के लिए, उसकी स्पीड के लिए उनको कोचिंग में जाना पड़ता है, वो शिक्षा नहीं है। तो हमने ये ऐसी बेमायने की रेस बना दी है, और लोग लुट रहे हैं, उनकी जिंदगियां लुट रही हैं। 2-2 साल, 3-3 साल वो अपने जिंदगी के बेस्ट, सबसे ज्यादा सृजनशील साल जो है वो इस इम्तिहान को लेने में गंवा रहे हैं।
एक और और कुछ सवाल सीख के नहीं आ रहे। जब यूनिवर्सिटी आते हैं तो हम जानते हैं कि वो कितना कम सीख के आते हैं। बिल्कुल, बाहर की यूनिवर्सिटी में तो दुनिया की जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है वहां पर तो एक एस्से लिखने से एडमिशन मिल जा रहा है, और हम एक एग्जाम ले रहे हैं, वो भी एग्जाम का हाँ, पेपर भी लीक हो जा रहा हाँ। है। तो किस तरह की और वो किसी हास्यास्पद व्यवस्था भाषा आपने। में, ना बिल्कुल। हिंदी में ना अंग्रेजी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम उनसे लिखवाते हैं एक पेज भी, तो बहुत लोग नहीं लिख पाते हैं क्योंकि उनके स्कूल ने उनको वो नहीं करवाया, नहीं उसका अभ्यास नहीं करवाया, न वो उसको आंका गया। बिल्कुल। एक और सवाल अनीता जी की भारत में अक्सर, हाँ, जो हमने देखा, थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल है कि एक्सपर्टीज के ऊपर हम लॉयल्टी को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं शिक्षा व्यवस्था में, इकोनॉमी में। आज की तारीख में जो हमारे भारत सरकार में मंत्री हैं, इससे पहले की सरकारों में भी जो मंत्री रहे हैं, वहां पर जो एक्सपर्टीज जिसके पास में है, अगर कोई इकोनॉमिस्ट है उसे हम मंत्री नहीं बनाते, कोई एजुकेशनिस्ट है उसे मंत्री नहीं बनाते। हम जो लॉयल्टी पसंद लोग हैं, पॉलिटिकल सिस्टम से निकल कर आए हैं, उनको सत्ता की बागडोर समझ दे देते हैं, और जो ब्यूरोक्रेट हैं वो पूरी व्यवस्था चलाते हैं, क्योंकि मंत्री को खुद नहीं पता होता है कि एक्चुअल में इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इसका फॉल आउट क्या है। वैसे ही जैसे जैसे आज इकोनॉमी की स्थिति है, आपको लगता है कि एक्सपर्टीज का सम्मान होना चाहिए? जैसे कि पहले की सरकारों में अगर आप देखें कि नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को इसलिए वित्त मंत्री बनाया क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट थे। उसी तरह से वाजपेयी ने, अगर आप देखें कि रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो बनाया, कि उनकी एक्सपर्टीज थी और उन्होंने बहुत बेहतर काम किया। वैसे ही हमारी सरकार में की व्यवस्था में भी कुछ बुनियादी कमियां हैं जिसकी वजह से इस तरह के हादसे होते रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। केवल मंत्रालय तक नहीं, हमारी जितनी समितियां हैं, जितने बोर्ड्स हैं, जितना एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वाइस चांसलर्स हैं, सबकी क्षमताओं पे बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरह से लोग चुन के आ रहे हैं बड़े पदों में, अकादमिक पदों में भी, उनको कोई जानता नहीं, उस एरिया में भी उनका कोई काम, उसका रिसर्च, उनका काम कोई जानता नहीं है। तो ये आज हमारी स्थिति है। इसलिए शिक्षा का इतना बुरा हाल है कि हम क्या आपको बताएं। तो इसलिए अकादमिक शिक्षा, उसका अनुभव, उसका काम कहीं पर उसको सराहा नहीं जा रहा, न देखा जा रहा है। केवल वहां भी लॉयल्टी, चाहे आप वाइस चांसलर बन रहे हैं या आप प्रोफेसर बनने आ रहे हैं, या आप कुछ, मतलब मेरे डिपार्टमेंट में प्रोफेसर अगर पढ़ा रही है कि कास्ट जो है वो जेनेटिक होता है, तो मेरे स्टूडेंट्स आके मुझे क्या पूछ रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ऐसे लोग चुने गए। बिल्कुल। तो ये सुनील तो जी, आपको लगता है कि सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी चेयरमैन और सेक्रेटरी के जी जी हमारी मांग बिल्कुल। सुनील जी, आपको हमारे लगता है कि ये छात्रों के जो लिए है? जी जी सुनील जी, आपको लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ दो अधिकारियों के ट्रांसफर से पूरा हो जाएगा, या आप सरकार जो है वो ऊपर के पायदान पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करना चाहती? वैसे तो एनडीए सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो ऊपर के जो स्ट्रक्चर है, पावर स्ट्रक्चर, उसमें वो कोई फेरबदल नहीं करते, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां तक फिक्स नहीं होती। इस बार भी ऐसा ही होगा? अनुमान लगाने की चीज थोड़े है नरनेश जी। इस सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों में से एक राजनाथ सिंह जी ने कह चुके हैं और दोहरा चुके हैं कई बार कि वो सरकार नहीं है जो इस्तीफा देती है या जिसके मंत्री इस्तीफा देते हैं। आज तक कोई इस्तीफा हुआ क्या? हरदीप पुरी का मामला, एप्स्टीन फाइल को आप देखिए, दुनिया के तमाम देशों में राजनीतिक दल हिल गए। ब्रिटेन के राजा का भाई गिरफ्तार कर लिया गया, लोगों के खिलाफ मुकदमे चल गए। आप यहाँ क्या हुआ? किसी ने पूछा हरदीप पुरी साहब से? हरदीप पुरी साहब उतने ही ठसके से मंत्री बने हुए हैं जब जो पहले थे वो खुद स्वीकार कर चुके हैं कि एप्स्टीन से उनकी मुलाकात हुई है। आप इस मसले पर भी आप देखिए, इसमें तो मंत्री को जाना चाहिए। मंत्री के नीचे किसी की बात बनती नहीं है और मंत्री जिम्मेदार होंगे। अगर इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है, ये कोई एक जगह की बात थोड़ी है, पूरे देश की बात है। और ये छात्रों के भविष्य का सवाल है। जो तरीका आपने अपनाया, ये होने क्यों दिया? और सीबीएसई अपने आप कर लिया होगा, ये संभव ही नहीं है। और शिक्षा की जो स्थिति आपने कर दी है आज, और ये परिणाम आपके सामने है। दुनिया के 200 विश्वविद्यालयों में आपकी गिनती नहीं है। कहाँ हैं आप? और अगर जी होता है कि अगर गलती हो गई
तो आप उससे सीख कर तुरंत उसको फिक्स करें। सीबीएसई पिछले 5 तारीख तक 27 तारीख का उनका जो सीबीएसई की तरफ से सोशल मीडिया पे दिया गया ट्वीट है, जिसमें सीबीएसई कह रही है कि यह माइनर ग्लिच की प्रॉब्लम है, यानी कि आप अभी तक ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि कितनी बड़ी डूब है। यह स्वीकार उन्होंने नहीं किया। चेयरमैन साहब ने संसदीय समिति के सामने बैठ के कहा कि कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है, वह बात कर रहे थे। कब स्वीकार किया सीबीएसई ने? जब इन 2 बच्चों ने पूरे फैक्ट्स रख दिए, तब इन्होंने इन बच्चों से माफी मांगी, और वो भी उसमें इन बच्चों का नाम तक नहीं लिया आपने कि इन्होंने पूरी चीजें उजागर कर दी। अगर आप गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तो आप सुधार नहीं कर सकते। आपको अपनी कमियों को स्वीकार करना होता है। कमियों को स्वीकार करना कोई पाप नहीं है। कमियों को स्वीकार करना अपने को सुधारने की तरफ बढ़ने की कोशिश है। आप क्यों नहीं आप स्वीकार करने के लिए तैयार है कि हाँ गड़बड़ी हुई है, कमियां हुई है, लापरवाही हुई है, जिसमें ये हालात बन गए। कितने आप उन बच्चों के बारे में सोचिए ना, जिन लोगों के घरों में हम ये 12th क्लास के बच्चे इम्तिहान दिए, उनसे पूछिए कि उन पर क्या बीत रही है। लड़का ट्रिपल जेई में सिलेक्ट हो गया, रिजल्ट उसका सीबीएसई का खराब हो गया, 75% नंबर उसके पास नहीं है। वो ये कह रहा है कि इतना कम नंबर मुझे मिल ही नहीं सकता, मैं पूरा मुतमईन हूं। उस बच्चे का, उस विद्यार्थी का कॉन्फिडेंस लेवल है, और आपके मूल्यांकन का तरीका यह है। क्यों आप ये व्यवस्था अपने, और निश्चित रूप से सेक्रेटरी और चेयरमैन के हटाने भर से काम नहीं चलेगा। और शिक्षा की स्थिति तो बिल्कुल सही है। शिक्षा को आपने कहां पहुंचा दिया? किस तरह के लोग विश्वविद्यालयों में आ रहे हैं, कुलपति से लेकर के और फैकल्टी तक। और आप सीबीएसई एनसीईआरटी के किताबें पढ़ लीजिए। आप एनसीईआरटी किताबें हम भी पढ़े हैं, आज उन किताबों को पढ़िए, क्या क्या भर दिया गया उसमें। अगर आप एक विचारधारा विशेष को प्रोत्साहित करने, उसका प्रचार करने, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अगर आप पाठ्यक्रमों का प्रयोग करेंगे, तो हो सकता है कि किसी राज्य विशेष में आपकी कीमत कुछ हो जाए। दुनिया के पैमाने पर अगर आप अपनी प्रतिष्ठा अर्जित करना चाहते हैं, तो ये संभव नहीं है। दुनिया में पढ़ने पढ़ाने का, पाठ्यक्रमों का एक मानक है, उसके साथ आप समझौता नहीं कर सकते। और वह मानक विचारधारा विशेष को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं बना, और किसी भी विकसित देश में ऐसा नहीं हो रहा है जो आप अपने यहाँ कर रहे हैं। जी, तो बड़े सवाल ये हैं कि जिस तरह से इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया, उस कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड करने के प्रोसेस में गवर्निंग बॉडी के कितने सदस्य उसके पक्ष में थे, कितने उसके विपक्ष में थे, किनकी अनुशंसा पे, रिकमेंडेशन पे इस कंपनी को अवार्ड किया गया, क्यों इसकी पूरी साल भर टेस्टिंग नहीं हुई, क्यों सिर्फ 5 स्कूलों में टेस्टिंग करके इस सॉफ्टवेयर को इस कंपनी को अवार्ड दे दिया गया, इतनी जल्दबाजी क्यों थी, किसके कहने पर, किसके रिकमेंडेशन पर इतनी जल्दबाजी में इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया गया, इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जो आरएफपी जो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें थी वो किसके कहने पर बदली गई, कौन सी ऐसी संस्था थी जिसके दबाव में सीबीएसई के अधिकारी थे या सरकार के मंत्री थे। इन सारे सवालों के जवाब अभी तक अनआंसर्ड है, इसका जवाब नहीं दिया गया है, जो आने वाले दिनों में मीडिया को या देश की जनता को जानने का अधिकार है या उनका हक है कि किस तरह से 18 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य पे जो उंगली उठाई गई है उसके पीछे जिम्मेदार कौन है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। अनीता जी आप जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप कालिया साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सुनील शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हेलो के साथ। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.